प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विशेष आकृति पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल हमने आपको बेलन के बारे में बताया था और बच्चों साथ ही आपको ये बताया गया कि बेलन दो प्रकार का होता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक हॉलो सिलेंडर, जिसे हम खोखला बेलन कहते हैं। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हॉलो सिलेंडर डिस्कस करेंगे, उसके सूत्रों को आपको समझाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड जो सूत्र होते हैं उन्हें छात्र छात्राएं एक ये दो बार याद कर लेते हैं, लेकिन एक निश्चित समयावधि के बाद उन्हें भूल जाते हैं। प्रिय छात्रों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन सूत्रों को केवल रटते हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर किया जाए तो हो सकता है कि आप उन फॉर्मूलों को कभी भी निकाल सकते हैं। आइए प्रिय छात्रों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलो जो सिलेंडर होता है वो किस तरह की आकृति होती है। ये जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये बच्चों हॉलो सिलेंडर है। आपने देखा होगा पाइप जो किसी मेटल का बना होता है, वो भी हॉलो सिलेंडर का ही एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हॉलो सिलेंडर में इसका टॉप और जो बॉटम पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यानी आधार और शीर्ष जो आपको दिखाई दे रहा है, वो प्यारे बच्चों इस तरीके का है, जैसे एक रिंग होती है, इस तरीके से। और इस रिंग में दो सर्कल हैं, एक टॉप और एक बॉटम, दोनों में ही एक रेडियस एक्सटर्नल, एक रेडियस इंटरनल। उसके बाद अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, इसके कर्व सरफेस एरिया की, इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो इसकी कर्व सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना बेहद आसान है। आइए प्रिय छात्रों, हम ये निकालते हैं। सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस आकृति में आपको दो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। एक प्रिय छात्रों ये छोटा वॉल्यूम आपके सामने और एक ये बड़ा वॉल्यूम आपके सामने। आइए एक बार देखें कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? हॉलो सिलेंडर, खोखले बेलन का। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, दो सिलेंडर आपको इसमें नजर आ रहे हैं, तो आपको इस हॉलो सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकालना है, यानी इस अंदरूनी जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। जो खोखला पार्ट है केवल उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इस पूरे बेलन के वॉल्यूम में से, यानी इस पूरे बेलन के वॉल्यूम में से इस अंदर के बेलन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो तब जाकर के आपको मिलता है हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। प्रिय छात्रों, यहां से हम इसमें पाई एच कॉमन ले सकते हैं, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, और यही सूत्र इस खोखले बेलन का होता है। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक बाह्य त्रिज्या होती है जो बड़े वर्त की होती है, एक आंतरिक त्रिज्या होती है जो छोटे वर्त की होती है, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, और बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल आर कहते हैं। ऊंचाई दोनों सिलेंडरों की सेम है, क्योंकि यही वो हिस्से हैं जो हमने इसमें से इसको निकाला है। प्रिय छात्रों, ये जो आपके सामने अभी क्रिएट हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर है।
बच्चों, बोलने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए इसमें मैं बहुत समय वेस्ट कर सकता हूं, काफी चर्चाएं इस पर कर सकता हूं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, केवल उन्हीं बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। वरना बोलने के लिए तो मैं इस पर कम से कम 1 घंटे तक भी आराम से बोल सकता हूं, मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिन्हें डीपली अगर देखा जाए तो वास्तव में वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। चलिए, हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलते हैं, केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बात करते हैं, टॉपिक्स टू टॉपिक्स। तो इसीलिए वॉल्यूम आपका क्लियर हो जाता है। और बच्चों देखो, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मान लिया कि आपको कहा जाए कि बच्चों एक खोखला बेलन बना है, बता सकते हैं आप वो कितनी मेटल से मिलकर बना है? तो मेटल से मिलकर बना है यानी आपको इसका ही एरिया निकालना है, जितनी धातु इसमें प्रयोग की गई है, तो वो वॉल्यूम यही है। लेकिन अगर आपको खोखले बेलन में ही कुछ भरना पड़ जाए तो बच्चों तब आप खोखले बेलन का आयतन नहीं निकालेंगे, तब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको इस खोखले के अंदर भरना है, बाहर वाले से आपका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप इसी का वॉल्यूम निकालेंगे और जो हो जाएगा पाई r² h। केवल इसके वॉल्यूम से ही आप अगर इस खोखले बेलन में कुछ भरते हैं तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा 100% आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रिय छात्रों, ये जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, अभी इस खोखले बेलन में ऊपर और नीचे कोई ढक्कन नहीं है। अगर इस आकृति में ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिए जाएं और उन ढक्कनों की कुछ मोटाई, उनकी कुछ थिकनेस हो जाए, तो फिर सूत्रों में कुछ परिवर्तन होना निश्चित है। और परिवर्तन जो होता है वो ऊंचाई में होता है, क्योंकि अब इस बेलन की ऊंचाई कुछ और है और ढक्कन लगने से इसकी ऊंचाई पर फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है जो ढक्कन से रिलेटेड हो जाए। अगर ढक्कन लगेगा तो नॉर्मली थोड़ा बहुत उसकी ऊंचाई पे इफेक्ट हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब चलते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया पर, बात कर लेते हैं कर्ड सरफेस एरिया। अब तक जब हमने एक बेलन पढ़ा उसमें हमें एक ही बेलन मिला, तो उसका वॉल्यूम 2πrh। लेकिन यहां तो दो वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं, इसीलिए दो वॉल्यूम का कर्ड सरफेस एरिया हम जोड़ देंगे। एक में स्मॉल r ले लेंगे, एक में कैपिटल R ले लेंगे, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2πh कॉमन ले लेंगे और ये आप r+r ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको कर्ड सरफेस एरिया हो जाता है। ये जो आपको कराया गया है, ये अध्ययन की दृष्टि से एक बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने का तरीका बताया जा रहा है। ये आपका कर्ड सरफेस एरिया है। बच्चों, इसमें 2 कर्ड सरफेस एरिया होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि सबसे बेहतर तरीका आपको मैं ये बता दूं कि आप इस खोखले बेलन पर कलर करने लग जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप इसके बाहर कलर करेंगे और इस पाइप के आप अंदर भी कलर करेंगे। क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम यानी आधार और शीर्ष पर कलर नहीं करना होता है, केवल इसके बाह्य और अंदरी भाग पर ही कलर करना होता है। इसलिए इसमें 2 कर्ड सरफेस एरिया है, दोनों का रेडियस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है। तो एक का कर्ड सरफेस एरिया प्लस दूसरे का कर्ड सरफेस एरिया, दोनों को जोड़िए और फिर इसमें आसानी से कॉमन लीजिए। प्यारे बच्चों, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो चाहे आकृति खोखला बेलन हो या फिर घन हो, घनाभ हो, आप सभी परिचित हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया में, कर्ड सरफेस एरिया में आपको टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड करना होता है। तो इसीलिए अगर हम इसमें टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, लेकिन किसमें? कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया 2πh इंटू r+r
और इसमें टॉप और बॉटम का एरिया आप देख पा रहे हैं कि इसका टॉप और बॉटम दोनों इसी तरह के हैं, दोनों सेम हैं। तो हमें इसका एरिया निकालना है, इसके टॉप का। ये कोई एरिया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि धातु तो यही है। इसका एरिया अगर हम निकालेंगे, देखो इसका एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए हमें इसको कलर करना है, तो कर्व सरफेस एरिया पे कलर करेंगे, हमने इस पे कर दिया। उसके बाद उसके टॉप और बॉटम पे कलर करेंगे, तो फिर आप यहां कलर करोगे। और इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है कि बाहर वाले सर्कल के एरिया में से आप अंदर के सर्कल का एरिया माइनस कीजिए। तो आप पाइस में से कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ये ऊपर कंडीशन यही है, नीचे भी कंडीशन यही है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चों इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं और आप इसी सूत्र में भी वैल्यू रख के आंसर ला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या ये आपको दी गई होती है, बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास ये भी दिए गए होते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इस मेटल की चौड़ाई कितनी है। तो बच्चों मेटल की जो चौड़ाई होती है, इस मेटल की जो मोटाई होती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि वस्तु की मोटाई, वो हम इस तरीके से भी आपके सामने शो कर सकते हैं कि R माइनस R। जब आप बड़े R में से छोटे R को माइनस करेंगे तो वो आपके वस्तु की मोटाई आएगी, यानी ये पाइप जिस धातु से बना है उसकी मोटाई आएगी। तो इसे भी याद रखना कि मेटल यानी धातु की मोटाई निकालने के लिए आपको कैपिटल R में से स्मॉल r को माइनस करना है। तो बच्चों आपको मैंने 3 सूत्र बताए हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहां किसको जोड़ना है, कहां किसको घटाना है। केवल वॉल्यूम में ही आपको घटाना है, कर्व सरफेस एरिया में भी आपको जोड़ना है और टोटल सरफेस एरिया में भी आपको जोड़ना है। प्यारे बच्चों, किसी भी आकृति में अगर आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि या तो आप उसे ऐसा देखिए कि मुझे इस पर कागज लगाना है, या फिर ऐसा देखिए कि मुझे इसको रंग करना है, तो मैं इसे कहां कहां रंग करूंगा, उसी का एरिया कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। प्यारे छात्रों, ये सिलेंडर से रिलेटेड कुछ सूत्र मैंने आपको बताए जो होलो सिलेंडर से रिलेटेड हैं। आपके लिए आज जो होमवर्क है वो ये है कि इसके सारे सूत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उतारने हैं। ये सूत्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या रेडियस होती हैं, क्या हाइट होता है, क्या आधार हैं, क्या शीर्ष हैं, वस्तु की मोटाई कैसे निकालते हैं, इसकी निचली सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बाह्य सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। और प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके लास्ट में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, वो आपको जरूर देखने हैं, और वो नोट्स हैं ये। आप इस वीडियो को स्टॉप करके MX प्लेयर में बहुत आसानी से देख सकते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल आपके साथ डिस्कस करेंगे एक अगला फिगर जिसका नाम है शंकु। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लेसन नंबर 13 स्टार्ट होना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी लेसन के बारे में बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो हमें लेसन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए केवल यही उपाय है कि आप उसकी बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करें ताकि आपको सवाल निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा मानना यही है कि आप इन सभी रूल्स को फेयर कॉपी में उतारें। उतारने के बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो आप देखना कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। आशा करूंगा कि आप सभी इस काम को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। कल शंकु पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।